हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वर्गीकरण की आवश्यकता और दूसरा टॉपिक जो होगा हम लोगों का जीवन के 3 ध्रुव। इससे पहले आपके सिलेबस में था 2 टॉपिक पढ़ा जा चुका है। सजीव क्या होते हैं, ठीक है, सजीव क्या है, और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे जैव विविधता। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तीसरा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे अब तक नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो सेशन में या प्लेलिस्ट में जाके दोबारा से उसको देख लेंगे। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था, जैव विविधता जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि विश्व में लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक के जो जीव हैं वो पाए गए हैं, जीवधारी पाए गए हैं। अब उतनी सारी जीवधारियों का अध्ययन एक साथ करना असंभव है। संभव तो है नहीं, असंभव है। उसको संभव बनाने के लिए या उन जीवधारियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए या उनके अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण किया गया, ठीक है। और वर्गीकरण की आवश्यकता किस आधार पे हुई या वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो उसका छोटा सा डिफिनीशन है कि जीवों की आकृति, आकार और प्रकार के आधार पर उनको समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ लिखे भी हैं, आप देख सकते हैं। जीवों की आकृति, आकार, प्रकार आदि के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। अर्थात जीवों के आकृति, आकार, प्रकार, उनकी माप के आधार पर समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। अब उनका संबंध किस तरीके से है इसको भी हम जान सकते हैं। अब आप आवश्यकता तो बहुत बड़े पैमाने पे है, कुछ मुख्य टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट है जीवों की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। इस पे किसी भी जीव के पहचान के लिए, अब पहचान की बात आ रही है। पहला टॉपिक हमने लिखा है किसी भी जीव के पहचान के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जैसे हम नाम लेते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, या फिर मानव है, बंदर है, छिपकली है। जैसे हम नाम ले रहे हैं वैसे ही आपके माइंड में एक इमेज बन रहा होगा। आपको वो सारी जो फिगर से दिखाई दे रहे होंगे कि जैसे हमने कुत्ता नाम लिया तो आपके सामने कुत्ता जैसी संरचना बन रही होगी, धुंधला आकृति बन रही होगी। आप उसके बारे में जानते तो हैं, इसीलिए वो आकृति बन रही है, ठीक। या कभी सुना है किसी जानवर, जैसे आपने डायनासोर के बारे में सुना है, उसकी आकृति एक धुंधले आकृति बता दी गई है किस तरीके से है। अब जब भी डायनासोर का नाम लिया जाएगा आप वही आकृति बार बार दोहराओगे कि ये चीजें हैं। अब ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इनका जीवों के जो अध्ययन है पहचान के आधार पर, अब पहचान तो आप कर रहे हो ना, क्योंकि वर्गीकृत कर दिया गया है। कुत्ता जो है अलग श्रेणी में है, बिल्ली है अलग श्रेणी में है। अगर हम स्तनधारी की बात करें तो ये सब स्तनधारी है, ठीक है। आपकी बुक में एक शब्द आया है टैक्सा, जो कि टैक्सा जो है वैज्ञानिक नेम के आधार पर रखा गया है। जो वर्गीकी होता है या वर्गीकरण विज्ञान होता है उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी बोला जाता है, वर्गीकी। यही टैक्सा शब्द है जो कि एक विशाल रूप है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, विशाल रूप है, ठीक है। तो ऐसे में आप सिंपल सा किसी भी जीव का, किसी भी पेड़ पौधे का पहचान करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अब सारे जो पेड़ पौधे एक साथ हो जाते तो क्या हम उसको जान पाते, पहचान पाते, वर्गीकृत कर पाते? बिल्कुल नहीं। जब उसको वर्गीकृत कर दिया गया कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो वृक्ष की श्रेणी में आ गए, जो छोटे पेड़ हैं वह, जो छोटे छोटे हैं
वो श्रब के झाड़ियों के श्रेणी में आ गए। जो बिल्कुल शाक है, जो कि सॉफ्ट होते हैं, वो शाक के श्रेणी में आ गए। हर्ष कहलाए। ये सारी चीजें डिफाइन कर दी गई हैं। ठीक है। इससे पहले आपको हम लोग बताए थे कि जो सबसे पहले प्राचीन काल में ही अरस्तु थे, मतलब सबसे पहले अरस्तु ने वर्गीकरण किया था। बताए थे ना आपको पहले क्लास में, 10th क्लास में जब थे तब भी बताए थे आप लोगों को कि अरस्तु ने जो जीव जगत था उसको 2 वर्गों में बांटा। एक तो जंतु विज्ञान कहा, दूसरा वनस्पति विज्ञान कहा। जंतु को ए नईमा में रखा, जंतु में भी दो ग्रुप में बांटा। एक को रखा ए नईमा, दूसरा था ई नईमा। आपको बताए भी थे, आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम फिर बताते हैं आपको। आपको बताए थे कि जो अरस्तु थे उन्होंने 2 समूहों में बांटा था जंतु विज्ञान को, जंतु जगत को। ए नईमा और दूसरा ई नईमा। ए नईमा, दूसरा ई नईमा। ए नईमा में उन जंतुओं को रखा था जिनमें ब्लड नहीं पाए जा रहे थे, रेड ब्लड नहीं पाए जाते। जैसे आपको बताया गया था कि जितने सूक्ष्म जीव हैं और अकौशिकी जीव हैं, केचुए को छोड़ के, एनीलिडा को छोड़ के, आर्थ्रोपोडा में व्हाइट ब्लड पाए जा रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा में भी वही है। इससे छोटे परिफेरा है, सिलेंट्रेटा, इन सब में रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। इसलिए इन सारे जीवों को कहाँ रखा गया? ए नईमा में। और दूसरे जिनमें ब्लड पाए जाते थे सारे कशेरुकी, सब में ब्लड पाए जाते हैं, रेड ब्लड पाए जाते हैं, रेड ब्लड पाए जाते हैं, उनको ई नईमे में रखा गया। ठीक है। फिर ई नईमा को भी 2 भागों में डिवाइड किए थे। एक था एक था अंडज और दूसरा था जरायुज। पढ़ाए थे कि जो जानवर जो होते हैं अंडे देते हैं उसको अंडज में रखा गया, जो जानवर बेबी पैदा करते हैं उसको जरायुज में रखा गया था। और उन्होंने वनस्पति को 3 भागों में डिवाइड किया था, वृक्ष, झाड़ी और शाक। वनस्पति को 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है। तो अगर प्राचीन काल के वर्गीकरण की जनक की बात कही जाएगी तो अरस्तु आएंगे, लेकिन अगर आधुनिक वर्गीकरण की बात होती है तो लिनियस कहलाते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के जो जनक हैं किसको कहा गया है? लिनियस को कहा गया है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन जानवरों को, इन प्रजातियों को जानने के लिए सबसे पहले वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरा लिखे हैं जीवाश्म के अध्ययन के लिए। अब जब वर्गीकरण ही नहीं हुआ होता तो हम जीवाश्म का अध्ययन कैसे करते? जो जीवाश्म प्राप्त होता है उसको, उसकी जानकारी कैसे होती? तो उसके अध्ययन की सुविधा के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें अगर जीवाश्म मिल गया, वर्गीकरण ही नहीं किया गया है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि किस वर्ग का जीवाश्म है, किस एनिमल का जीवाश्म है, किस तरह का है? वहां भी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा हमने लिखा है नए जीवों के गुणों के आधार पर व्यवस्थित समूहों में स्थापित करना। जो नए जीव आए दिन नए नए खोजते रहते हैं, नए जीव खोजे जाते हैं, नए पेड़ पौधे खोजे जाते हैं, जंतु खोजे जाते हैं। अब जब वर्गीकरण ही नहीं रहेगा, वर्गीकरण ही नहीं किया गया होता तो जो नए जीव उनको कहाँ रखा जाता, किस समूह में रखा जाता, किस जगह उनको रखा जाता? तो इस सुविधा के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। नए जीवों को उनके उचित स्थान मिले, उचित जगह उनको रखा जाए, इसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तीसरा हमने लिखा है जाति वृत्ति संबंधों की स्थापना। अब जाति वृत्ति संबंधों की स्थापना से क्या मतलब है? जाति वृत्ति मतलब किस जात का है। मान लीजिए कुत्ता है, अब कुत्ता की कोई और प्रजाति आ गई, उसको हम
भैंस वाले जाति में तो रखेंगे नहीं, उसको कहाँ रखेंगे, उसका अध्ययन कहाँ हम करेंगे, किसी एक कुत्ते का अध्ययन करेंगे और उसी कुत्ते के आधार पर उसको डिवाइड कर देंगे और उसी के आधार पर सारे कुत्तों की लक्षण जो है बता दी जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी छिपकली की अध्ययन कर रहे हैं, जैसे किसी एक छिपकली के अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके आधार पर उस वर्ग में आने वाले सारे जंतुओं का अध्ययन हो जाएगा। तो इस जाति के संबंधों को स्थापित करने के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अगर वर्गीकरण नहीं किया गया होता तो सारे जीव को एक एक करके अध्ययन करना पड़ता, जो कि असंभव है। इतने अधिक जानवर है जिनको अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे अध्ययन होते रहता है। किसी एक समूह का, किसी एक ग्रुप का, किसी एक वर्ग का अध्ययन कर लिया जाता है। उस वर्ग से रिलेटेड सारे जानवरों की, सारे पेड़ पौधों की जानकारी हो जाती है। ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ मुख्य टॉपिक्स जो कि आपके वर्गीकरण की आवश्यकता के लिए है और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जितना आपको बताए हैं वो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं जो कि हम लोग के सिलेबस में है, जीवन के 3 डोमेन। अब जीवन के 3 डोमेन क्या है? डोमेन से मतलब हुआ वर्गीकरण से ही रिलेटेड है। जो कार्ल बूज नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो वर्गीकरण किया उसको डोमेन नाम रखा और ये डोमेन नाम उनके आनुवंशिक गुणों के आधार पर रखा। आनुवंशिक गुणों के आधार पर कार्ल बूज ने जो जीव जगत है उसको 3 भागों में डिवाइड किया। 3 डोमेन, जीवन की 3 डोमेन दिया। पहला जो दिया वह पहला डोमेन था बैक्टीरिया, दूसरा था आर्कीबैक्टीरिया और तीसरा जो था वह यूबैक्टीरिया था। ठीक है। जैसे यहाँ लिखे भी हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। जीवन के 3 डोमेन। आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर कार्ल बूज ने पृथ्वी पर उपस्थित विविध प्रकार के जातियों को 3 डोमेन में बांटा। डोमेन जगत से बड़ा टैक्सॉन होता है, टैक्सॉन है। डोमेन, पहला डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को रखा गया है। दूसरा है डोमेन आर्किया, इसके अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। और तीसरा डोमेन यूकैरिया, इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत व कवक जगत के जीवों को रखा गया है। जैसे डोमेन, जो टैक्सॉन शब्द यहाँ यूज हुआ, अभी हमने बोला कि टैक्सा शब्द का यूज होता है वर्गीकरण के लिए, टैक्सोनॉमी शब्द का यूज होता है, उसी की बात कर रहे हैं कि जो डोमेन है वह जगत किंगडम से बड़ा है। जैसे किंगडम, ये एनिमल किंगडम है, किंगडम एनिमल है कि प्लांट किंगडम है। मुख्यतः 2 किंगडम में डिवाइड किया जाता है ना अध्ययन के लिए, ये एनिमल किंगडम है, ये प्लांट किंगडम है। तो जो डोमेन है वह उनसे भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि आपने अभी देखा कि डोमेन फर्स्ट जो था बैक्टीरिया था, डोमेन बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक आप समझ रहे होंगे कि जितने एक कोष की जीव हैं, प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीव हैं, सारे कहाँ आ गए? बैक्टीरिया डोमेन में। ठीक है। उसके बाद सेकेंड डोमेन जो है डोमेन आर्किया जिसको बोला जाता है, वह इसके अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया से मतलब जो बैक्टीरिया थी उसको तो डोमेन बैक्टीरिया में रखा गया, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया जो नाम आ रहा है वह अभी बैक्टीरिया की ही प्रजाति है, लेकिन उससे एडवांस टाइप की, सनील, हरी, शैवाल हो गए, इस तरीके का जो आते हैं बैक्टीरिया, उनको यहाँ रखा गया है, ऐसे जीवों को। ठीक। तीसरा जो है डोमेन यूकैरिया, जो यूकैरिया है, यू से मतलब होता है यूकैरियोटिक्स, यू मतलब ट्रू, तो यहाँ यूकैरियोटिक से मतलब है। ठीक है। यूकैरिया, इसके अंतर्गत जो प्रोटिस्टा है,
प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत, कवक सारे आ जाते हैं। जैसे हाई स्कूल में आप लोगों को बताया गया था कि जो व्हिटेकर थे, आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने जो जीवधारी का था, जीव जगत था, उसको 5 भागों में डिवाइड किया था, 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ठीक है, पादप और जंतु, 5 जगत में डिवाइड किए थे ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने जीव जगत को 5 समूहों में डिवाइड किया था। मोनेरा, तो जो मोनेरा ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया उसको कार्ल लेबुज ने डोमेन बैक्टीरिया में रखा, ठीक है, मोनेरा। और जो व्हिटेकर महोदय ने डिवाइड किया था उन्होंने 5 जगत में डिवाइड किया, ठीक। तो जो मोनेरा था उन्होंने डोमेन बैक्टीरिया फर्स्ट में रखा। इसी मोनेरा में कुछ एनिमल एडवांस टाइप के होते हैं, उसी को उन्होंने डोमेन आर्किया में रखा, जिसको आर्की बैक्टीरिया बोला गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इन तीनों चारों ग्रुप को डोमेन यूकैरिया में कार्ल लेबुज ने रख दिया। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि डोमेन जगत से बड़ा टैक्सॉन है, ठीक है। डोमेन जो है वह जगत से बड़ा है, जो डोमेन शब्द का यूज किए हैं कौन, कार्ल लेबुज ने, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो आप लोगों ने कमेंट किया है उसका जो है एडवांस क्लास लेके इकट्ठे उन सारे टॉपिक्स को समझा देंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोगों का आया है कि सेल डिवीजन क्यों और किस कारण होता है, ठीक। फिर आप लोगों का क्वेश्चन आया है कि अरस्तु को और थियोफ्रेस्टस को जनक, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ कोरिलेट करके आपको एक एडवांस वीडियो बना के दे देंगे। अभी आप अपने सिलेबस में इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।